So, hey class 9th, I'm your Nandini ma'am. Today we are going to start with a new topic that is gravitation, right? देखिए फिजिक्स का जब भी कोई चैप्टर आता है ना इट्स वेरी फैसिनेटिंग एंड समहाउ कहीं ना कहीं से घूम घाम के इट रिलेट्स इटसेल्फ विद फोर्स, राइट? हमने जब भी जो पिछले चैप्टर्स किए हैं, राइट, वी डिड विद मोशन, वी स्टार्टेड अबाउट लॉज ऑफ मोशन, वी डिड इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड ऑब्वियसली वी डिड वर्क एनर्जी एंड पावर. इन सब में द रिलेटिव कॉन्सेप्ट वाज द फोर्स, राइट? अब सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, यू हैव एन ऑब्जेक्ट, राइट? अब आपको ये ऑब्जेक्ट को यू हैव टू मूव एंड कीप इट ओवर हियर. ओके, आपने एक ऑब्जेक्ट है, आपको दिखा, आपने उसको एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे रखना है. ओके, दिस वन इज ऑब्जेक्ट ए विच इज देयर. अब इस ऑब्जेक्ट को खिसका के आपने यहाँ पे लेके आना. सो व्हाट विल यू डू? यस भव्य, क्या करोगे बेटा आप? यस, क्या करेंगे आप? अगर आपको ये वाला ऑब्जेक्ट को मूव करके इस प्लेस पे लेके आना है तो क्या? सॉरी, दोबारा बोलेंगे? हम पुश करेंगे उसे. पुश करेंगे. सो दैट मीन्स यू विल अप्लाई सम काइंड ऑफ फोर्स, राइट? अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है ऑब्वियसली इट विल सेट इनटू मोशन. सो इससे एक बात क्लियर हो गई, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने मूव कराना है या हमें एक मोशन को इंट्रोड्यूस करना है एक ऑब्जेक्ट में, तो obviously what the prior requirement is, what is the most important requirement is force, right? तो force जो है हमें चाहिए ही चाहिए है अगर हमें मोशन चाहिए है तो, ठीक है? फोर्स तो मतलब आप काटा मार ही नहीं सकते, राइट? मोशन चाहिए तो फोर्स आपको लाना ही पड़ेगा. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कार खड़ी है, राइट? आप कार स्टार्ट करते हो, क्या हुआ? आप इग्निशन ऑन करके यू आर अप्लाइंग सम काइंड ऑफ एनर्जी, है ना? आप फोर्स लगाते हो कि नहीं? अपने पैर से एक्सीलरेटर प्रेस कर रहे हो, राइट? वो फ्यूल बर्न कर रहा है, Yes, ma'am. है ना? तो अगर हमारी कार इज स्टैंडिंग ओवर देयर तो क्या वो मूव करना शुरू हो जाएगी? नो, ऐसा No, तो ma'am. नहीं होगा. दूसरी चीज, यू आर स्टैंडिंग ऑन योर रूफटॉप और वहां पे यू हैव अ बिग स्टोन, वो वॉल पे पड़ा है, ठीक है? सपोज करो ये आपका एक रूफटॉप है, राइट? और यहाँ पे ये एक पत्थर पड़ा है, ठीक है? इट्स अ बिग स्टोन. अब यहाँ पे जब ये पड़ा है तो ये पड़ा ही रहेगा ना? क्या इसमें किसी तरह का मोशन आपको दिखेगा? क्या यहाँ पे कोई मोशन नहीं दिखेगा. लेकिन अगर सपोज करो कोई शरारती बच्चा है, जैसे हमारा कृष्णा है, राइट? उसने क्या किया, हल्का सा यहाँ पे एल्बो टच कर दिया, राइट? तो जब टच किया so that means it caused a push on this object, right? तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? It will be going down, right? तो क्या प्रोड्यूस हो गया? मोशन, राइट? लेकिन मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, ये कृष्णा ने तो बहुत छोटी सी शरारत की, हल्का सा एक एल्बो से उसने पुश किया, तो क्या इतनी फोर्स प्रोड्यूस हो गई कि वो रूफ टॉप से लेके हमारा जो स्टोन है वो पूरा नीचे तक आ जाएगा? डू यू थिंक सो इट इज पॉसिबल? नो, है ना? हमारा कृष्णा इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, राइट कृष्णा? है ना? मैम मैं स्ट्रॉन्ग हूँ मैम. वैसे है तो सही है मैम, बड़ा हट्टा कट्टा है. अरे नहीं, स्ट्रॉन्ग मतलब यू आर नॉट natural, you're not supernatural power, right? This one is quite natural thing, it's quite, आप थोड़ा सा पुश करोगे एल्बो से तो उसको इतनी कितनी फोर्स मिल जाएगी, है ना? अब इसके पीछे देखो, अगर आप एक दिमाग लगाओ थोड़ा सा भी, अगर हम सोचें क्या हो रहा है, वो जो स्टोन था इट इज गोइंग टुवर्ड्स अर्थ, राइट? हमारे ग्राउंड की तरफ जा रहा है, राइट? ऐसे ही हो रहा है ना, राइट? इसी तरह से क्या हुआ, समहाउ आपके पास बॉल थी, राइट? आप खेल रहे थे वहां पे और वो बॉल भी इट वेंट डाउन, वो भी गिर के इट वेंट टू द अर्थ ओनली. ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो जो बॉल थी वो हवा में ही रह जाए? क्यों नहीं रही? क्योंकि अब मुझे ये बताओ, जैसे सपोज करो मैंने एक शॉट लगाया, ठीक है? अब रूफटॉप पे आप खेल रहे हो तो हमारे दिमाग में ये कॉन्शियसली रहता है कि हमें बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगानी है ना? जब हम खेलते हैं, राइट? हम भी खेलते रहे हैं, हमें मालूम है जब रूफटॉप पे खेलते हैं ना तो थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ता है, यार बॉल नीचे चलेगी ना चित्तर बहुत पड़ेंगे, तो इसलिए हम बड़े आराम से खेलते हैं. सो अब क्या हम उतनी एनर्जी या उतनी फोर्स हम लगा रहे हैं कि उस बॉल के अंदर मोशन मेंटेन रहे? क्योंकि हमें ये मालूम है कि हमारे एटमॉस्फेयर में यू हैव एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि एक
या एयर है जो कि एक एंटी मोशन चीज है जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, राइट? और वो जो हमने उसको एनर्जी दी है या हमने जो फोर्स उस पर लगाई वो धीरे धीरे उसको कम कर देता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि वो बॉल जो है वो हवा में ही रुक जाए, राइट? अब ये जो पत्थर है, जैसे कि कृष्णा ने इसको थोड़ा सा पुश किया, तो ये ऐसा क्यों नहीं होता कि यहीं पे आके रुक जाए, फर्स्ट फ्लोर पे खिड़की के बाहर टंगा हुआ है पत्थर? क्या कभी देखा है ऐसा? ग्रेविटी। अरे वाह, क्या बात है, सुपर नेचुरल थिंग, राइट? सो इसका क्या मतलब हुआ? वी हैव हर्ड दिस टर्म, वी आर क्वाइट फेमिलियर विद दिस टर्म, दिस इज ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? यस पृथ्वी, व्हाट इज ग्रेविटी? जितना भी आपको मालूम है, तो व्हाटएवर। फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट kept on it. ओके, और क्या मालूम है इसके बारे में? यस, जो अब देखो, मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी सेशन में यही बोला है कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस करना है, आपको फोर्स उस पर लगातार लगानी पड़ेगी, राइट? अब ठीक है जी भाई, फोर्स तो लगानी है, हमने तो यहाँ पे अपना काम कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली हमारा जो काम था, द काइंड ऑफ force which we provided to that stone or to that ball, it will be ceasing at one point. तो उसके मोशन को मेंटेन करने के लिए द रिस्पॉन्सिबल थिंग इज अर्थ। अर्थ जो है, इट इज अट्रैक्टिंग ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, विद अ फोर्स व्हिच इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब कोई भी चीज होगी, एक्स वाई जेड, एनीथिंग एनीथिंग, वो अर्थ जो है उसको अपनी तरफ खींच रही है। आपने कभी देखा है, यू मस्ट हैव नोटिस, ये स्टोरी तो खैर सुनी होगी आपने, कि जो हमारे न्यूटन है, लाइक इजैक न्यूटन है, जो जिसे हम काफी मतलब मानते हैं फिजिक्स में, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। ही वाज जस्ट लाइंग डाउन अंडर अ ट्री और सडनली उनके सिर पे एक एप्पल आके गिरा, राइट? वो एप्पल आके गिरता है एंड सडनली दिस कॉन्सेप्ट केम इनटू हिज माइंड, there is some kind of force which is which is originating from the earth, and that force is pulling everything towards itself। आप भी ये चीज नोटिस करो, आप खेल रहे हो बॉल के साथ, लाइक आप उसको थोड़ा सा उछाल रहे हो, ड्रिबल करते हो, वापस आ जाती है। why is it coming down? why it is not going up 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 up? why not? हम गिरते हैं, हम धड़ाम देके नीचे ही गिरते हैं। किसी ने देखा कोई हवा में गिर रहा है? गिरोगे तो आप नीचे ही आते हो, right? You are going to fall on the earth, yeah, on the ground only, right? Everything is going like that. So अर्थ के पास एक फोर्स है जिसकी वजह से वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, एंड दिस फोर्स इज नोन एज योर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या ग्रेविटेशनल। यस, या फिर हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप खुद ही देखो, अब क्लाउड्स होते हैं, राइट? क्लाउड्स के अंदर कितना पानी भरा होता है, ओके? बारिश होती है तो पानी कभी देखा है ऊपर की तरफ जाते हुए? सब नीचे ही आता है पानी, राइट? रेन ड्रॉप्स हमेशा नीचे की तरफ आती है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ, न्यूटन का जो मैंने अभी एक केस बताया आपको, उसमें आई जस्ट रिमेम्बर अ किड ऑफ माइन, स्टूडेंट था मेरा, व्हाट ही यूज्ड टू से कि मैम उसके सिर पे पंपकिन या कुछ ऐसा बड़ा सा फ्रूट क्यों नहीं गिरा? उसने इतने सारी चीजें निकाल दी है और इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं। सो क्रेडिट गोज टू न्यूटन, और उसके एप्पल को जाता है, क्योंकि जब वो एप्पल गिरा तो एकदम से उसके माइंड पे स्ट्राइक हुआ कि यार ये सब चीजें नीचे क्यों आ रही है, राइट? देयर इज समथिंग बिहाइंड दैट। सो होता क्या है कि अब देखो, जो अर्थ है, अब उसने, नेचुरल सी बात है, वो अपनी तरफ खींचता है, ठीक होगी, ये बात सबने मान ली। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो, रेन ड्रॉप्स हैं वो नीचे की तरफ आ रही हैं, कोई भी फ्रूट है वो नीचे की तरफ गिरता है। अगर हम ट्रीज को देखते हैं, जो लीव्स आपकी झड़ती हैं वो सब नीचे आती हैं, राइट? ऑटम सीजन में जब लीफ फॉलिंग होती है वो भी नीचे की तरफ आ रही है, इट इज गोइंग, इट इज अकरिंग टुवर्ड्स द अर्थ। सिमिलरली अगर हम गिर रहे हैं तो हम जमीन पर ही गिरते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि हम हवा में लटकते हैं, राइट? सो काफी सारे ऐसे डेली लाइफ इंसिडेंट्स थे जो हमने न्यूटन की इस बात से बड़े आराम से अप्लाई कर लिया, एंड वी को रिलेटेड दैट। लेकिन अब देखो, हमने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, राइट? सपोज आई हैव दिस कार्ट्रिज एंड आई एम ड्रॉपिंग दिस, इट इज गोइंग डाउन, राइट? मान लिया, चलो जी। अब इसके पीछे रीजन हमें मालूम है कि अर्थ जो है वो इस कार्ट्रिज को खींच रही है अपनी तरफ, इट इज अट्रैक्टिंग दिस कार्ट्रिज, राइट? लेकिन न्यूटन ने एक बात और बोली। क्या बात बोली? कि भाई यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, everyone, each and every object is attracting each and every other object। मतलब कि सपोज करो, we have an object A, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉल है, सपोज करो,
और ये है हमारी अर्थ, राइट। चलो ऐसी गंदी सी अर्थ बना लेते हैं, राइट। ठीक है, ओके। अब ये वाला लॉजिक तो समझ आया कि भाई जो अर्थ है वो बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन न्यूटन ने हमें ये कहा कि जो बॉल है ना ये भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है, इट इज अट्रैक्टिंग द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब भाई ये तो इमेजिन करना ही थोड़ा मुश्किल हो गया कि बॉल तो बेचारी छटाकी सी है, वो कैसे अर्थ को अपनी तरफ खींचेगी। बट यस, दिस फिनोमेना एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है, एंड दिस इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये इस लॉ की वजह से हमें हमारे यूनिवर्स के बारे में काफी सारे जो फंडामेंटल्स थे वो क्लियर हुए, हमने काफी सारी कैलकुलेशंस की, हमें काफी चीजों की क्लैरिटी हो गई। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ क्या है कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब वैसे तो हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, right? Each and every they are attract, they have got this kind of attraction between themselves. For example, suppose करो आपके पास you are there standing on the earth, right? ये earth है suppose, right? और यहाँ पे आप खड़े हैं, right? ठीक है, अर्थ आपको अपनी तरफ खींच रही है तो आप भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हो। You are also attracting the earth towards yourself, but obviously this force of attraction is really very small in magnitude, obviously, right? लेकिन जो अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है, that force is really accountable, right? हम चल पा रहे हैं, हम भाग रहे हैं, we are sitting। अगर ये फोर्स ना होती तो क्या होता, we would have been floating in air, हम एयर में फ्लोट कर रहे होते, राइट। इसीलिए कहा जाता है ना ये मतलब ऑब्जेक्ट और अर्थ मैग्नेट जैसा काम करते हैं दूसरे के साथ। यस बिल्कुल, ये इसमें ना सिर्फ एक चीज होती है बेटा, मैग्नेट में क्या है, यू हैव एन एरिया जिसमें मैग्नेट जो है अपना इफेक्ट दिखाता है, इसका एरिया इज क्वाइट एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा एरिया। आप देखो अर्थ इज सो बिग, उसने हमारा एटमॉस्फेयर होल्ड किया हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पुल। उसने मून को होल्ड किया हुआ है, राइट। मून जो है, हमारे सैटेलाइट्स हैं, वो सब क्यों है, बिकॉज ऑफ अर्थ्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। ये जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, ये इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप देखो खुद ही इमेजिन करो, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इट इज क्वाइट उसकी हाइट काफी है ना। नहीं तो क्या होगा, आप जैसे फाउंटेन पेन से लिखते हो, आप लिख नहीं सकते हो, राइट। आप इंजेक्शंस नहीं लगा सकते, आप चल नहीं सकते, सबसे बड़ी बात है आई एम सिटिंग, आई कांट सिट। स्पेस में क्या होता है, स्पेस में यही होता है, वहां पे ग्रेविटेशनल पुल जो है काफी कम है, क्योंकि वहां पे क्या है, खाली जगह है, देयर इज नथिंग। मून में क्या है, मून में हमारे अर्थ से 1/6 ग्रेविटी, ठीक है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो एकदम से कम हो जाता है। तो वहां पे आपका जाके ना एक तो वेट कम हो जाता है, जो तो हेल्दी लोग है ना बड़े खुश होते हैं वहां, मतलब इमेजिन करके ही खुश हो जाते हैं कि यार मून पे ही चलते हैं, एटलीस्ट हमारा जो मेजरिंग स्केल है वही हमारी वेट कम दिखा देगा, राइट। दूसरा बेटा हम आप में और होगा तो यही सोचेंगे। तो क्या होता है कि वहां पे यू आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपर्ली। आपने कभी देखा है जैसे जो रॉकेट्स होते हैं वहां पे क्या होता है, वो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं दे आर जस्ट फ्लोटिंग, आप फ्लोट कर रहे होते हो, यू आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपर्ली। अब इसका छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। आपके पास दो सर्फेस है, पार्थ आप बताना मुझे बेटा, आपके पास ना दो सर्फेसेस हैं, एक तो है रोड, सिंपल रोड जो हमारी जिसपे हम वॉक करते हैं, चलते हैं, भागते हैं, राइट। और एक है, मैंने आपको एक पिट दिया है जिसमें सैंड भर दी है, ओके। अब out of these two surfaces one is road and the other is a sand filled pit, right। एक है रोड और एक है सैंड फिल्ड रोड, ठीक बेटा, बहुत ज्यादा उसके ऊपर सैंड ही सैंड है, सिर्फ सैंड है। मुझे ये बताओ आप साइकिलिंग किस पे बेटर कर पाओगे, यू विल बी डूइंग रोड। रोड पे, राइट, ऑब्वियसली, बाय, कैन यू गिव मी द मैम क्योंकि सैंड रोड में मैम ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती है प्लेन रोड से। ज्यादा होती है कि कम होती है, हमारा पैर धंसता चला जाता है अंदर, राइट। मैम ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा नहीं होती सैंड रोड में मैम, कि वो नीचे मतलब करता रहता है। रिएक्शन फोर्स कम हो जाती है ना, इसलिए हमारा पैर नीचे चला जाता है ना। तो आपको क्या होता है, आप प्रॉपर्ली कर नहीं पाते हो, साइकिलिंग भी नहीं कर पाओगे, चल भी नहीं पाओगे, राइट। ठीक है, अच्छा चलो दूसरी चीज मुझे बताओ, इफ यू हैव लाइक, अगर आपको दो मैं ऑब्जेक्ट्स दूं, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, यू हैव अ बैग विच इज कैरिंग अ वेट ऑफ 5 kg, ठीक है।
ओके, ये 5 kg का वेट है, ठीक, और एक हमने वेट लिया 10 kg का, ठीक हो गया, ठीक है। अब आउट ऑफ दिस, इन दो में से आपको क्या लगता है, जब आप इन दोनों को एक हाइट पे से फेंक रहे हो, तो इन दोनों में से कौन अर्थ की तरफ जाएगा और कौन अर्थ के अगेंस्ट जाएगा? यस, यस बेटा, हम दोनों अर्थ के पास जाएंगे। यस, कैन यू गिव मी द रीजन व्हाई? मैम बिकॉज अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसका मास ज्यादा है तो ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इसका मास अर्थ के कंपैरेटिवली काफी कम है, काफी कम। अगर सपोज मैं यहाँ पे 1000 kg भी कर दूंगी, तब भी वो जो वेट होगा, वेट वाला बैग होगा, इट विल गो टुवर्ड्स द अर्थ। अब हम चलते हैं हमारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ। ओके, यस पृथ्वी, बेटा मुझे एक बार ही बताना, न्यूटन ने क्या कहा था बेटे? मैम के एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें अर्थ की तरफ पुल करती रहती है। यस, और एक और बात भी बोली थी उसने, जो ऑब्जेक्ट है वो भी अपने तरफ बिल्कुल ठीक है, वो भी अपनी तरफ खींच। मैम बट फिर अर्थ की ग्रेविटेशनल ज्यादा फोर्स है तो फिर वो उसको तो अपनी तरफ ही पुल करेगा, तो मैं तो सही कहा। लेकिन बेटा देखो, जो स्टेटमेंट होती है हमें वो पूरी देनी पड़ेगी ना, हम इफ्स एंड बट्स नहीं लगा सकते ना साइंस में, ठीक है। वो तो एक लॉजिकल बात है कि अगर सपोज करो आई एम ऑल्सो देयर, मैं 54 kg हूँ, तो मेरा वेट तो अर्थ के वेट के सामने कुछ है ही नहीं, है ना। तो अर्थ का जो मास है दैट इज टू लार्ज, तो मेरी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो तो गुड फॉर नथिंग है, वो तो अर्थ के ऊपर मतलब एक बूंद भी नहीं पड़ी, इस एक तरह का एक अगर मैं आपको एक लॉजिकल लगा के दिखाऊं। So, but the statement is this कि I am also attracting the earth towards myself, right? This is universal law, ठीक है, of gravitation। अब देखो क्या है कि everybody in the universe is attracting every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between them। इसको ध्यान से सुन लो, देखो क्या है, force of gravitation is directly proportional to product of the masses of the two objects divided by the distance between them। हम इसे कई बुक्स में बेटा r से डिनोट किया गया है, कई बुक्स में d, and I think NCERT में it is written as d, so I will also write it down as d only। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, ठीक है, वन ऑब्जेक्ट इज a and the other is b। a का जो मास है दैट इज m1 और b का जो मास है दैट इज m2, ठीक है। अब देखो, इन अगर सपोज हम ये देखते हैं कि A जो है वो कितना फोर्स लगा रही है B पे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो भी मासेस होता है उनका प्रोडक्ट करते हैं डिवाइडेड बाय उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। आप ये देखो, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, आई एम राइटिंग इट डाउन टू रिलेशंस। मुझे सबसे पहले आशी आप बताओगे, उसके बाद भव्य आप बताओगे, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग डाउन टू थिंग्स। पहले आशी यू टेल मी, आई हैव रिटन डाउन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 and M2। What does this mean? इसका क्या मतलब है? Yes बेटा, yes बच्चे, मैम कैन आई टेल? श्योर, आप बताओ। मैम की जो फोर्स है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और मास ऑफ द अर्थ से प्रोपोर्शनल है। ओके, तो इसका क्या मैं इससे कंक्लूड करूं? यस बेटा, कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी, राइट? यही बात बनी ना, मेरा जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा उतनी ज्यादा हमारे यहाँ पे फोर्स जो है वो जनरेट होगी। इसीलिए तो अगर आप देखो, अर्थ का मास इज क्वाइट लार्ज, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास 10 kg भी है तो फोर्स जो है वो काफी एनलार्ज होके लगती है। क्यों लग रही है? क्योंकि हमारी जो दूसरा ऑब्जेक्ट है विच इज अर्थ, उसका मास बहुत ज्यादा है। ओके भव्य, नाउ टेल मी anything which you can relate with this thing which I have written. F is directly proportional to 1 by d square. Yes Bhavya, are you there? Yes ma'am. Okay, tell me.
नो आइडिया। आइडिया? अरे ये देखो ना, इनवर्स है। इसका मतलब अगर सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा, ये हम मान लेते हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है सपोज कर लो 10 किलोमीटर, ठीक है, ओके। अब सेम केस है, ऑब्जेक्ट आपके दो ही हैं लेकिन उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो रह गया 5 किलोमीटर, ठीक है। अब मुझे बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ए है वो बी पे लगा रहा है, किस केस में ज्यादा होगा और किस केस में कम होगा? यस, ए जो है वो बी मैम पे बी लगा, के केस में ज्यादा होगा। सेकंड केस में ज्यादा होगा। ऐसा आपने क्यों बोला? इसमें ज्यादा होगा, लेकिन मैम क्यों? क्योंकि ए इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, पर इसमें भी वही चीज है, इसमें भी ए जो है वो बी को अपनी तरफ ही खींच रहा है, ओके। मतलब ये जो फोर्स मैम ये मास लगा, का डिफरेंस है। नो बेटा, मास सेम है, डिस्टेंस का है बेटा। जैसे देखो अब इसमें क्या है, मास इसका भी m1 है, इसका भी m2 है, इसका भी यस मैम, m1 मैम मैंने डिस्टेंस ही बोल रहा हूँ। m2 है। अब आप ये देखो ना बेटा कि मास अगर सेम है दोनों ऑब्जेक्ट्स का, तो सारी की सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिस्टेंस पे मेजर करती है। अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ, आप क्लासरूम में बैठे हो, टेस्ट चल रहा है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट डेस्क पे बैठे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि टीचर आपका पेपर देख सकते हैं, राइट। अगर यही आप थोड़ा सा पीछे बैठे हो बेंचेस पे, तो टीचर की प्रोबेबिलिटी वहां तक पहुंचने की कम हो जाती है कि नहीं? अगर सपोज करो टीचर, हम ये मान लेते हैं कि टीचर ने वहीं खड़े रहना है आगे, राइट। तो अगर आप सबसे आगे बैठे हो तो आपका डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, अगर आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो वो फटाफट पकड़ी जाएगी, राइट। लेकिन अगर आप थोड़ी सी पीछे बैठे हो, आपका डिस्टेंस बढ़ गया, तो मैम का कंट्रोल कैसा हुआ? कम हो गया। सेम इसी तरह से ए जो है वो बी को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। अब इस केस में उसको 10 किलोमीटर तक पहले तो फोर्स लगानी पड़ रही है, तब वो खींच रहा है। सेकंड केस में बी जो है वो खिसक के आगे ही आ गया, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया, तो नेचुरली वो फोर्स बहुत जोर से लगेगी। समझ आई मेरी बात? आई होप यू गॉट द थिंग। यस, नहीं समझ आई? मैम दोबारा मैम बताओ। आ गई। आ गई, मैं दोबारा समझा देती हूँ। देखो, मैंने आपको बोला कि f जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब सीधा सीधा होता है बेटा, जितनी दूर वो जैसे सपोज करो यहाँ पे हैं दो ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे फोर्स ये इसको ज्यादा स्ट्रांगली खींच सकता है बजाय कि अगर ये स्क्रीन से ही बाहर चला जाए, राइट। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कोई लाइक आपने कोई शूट करना है, किसी को निशाना लगाना है, राइट। अगर आपके और उस ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कम होगा आप इजीली लगा सकते हो, राइट। जैसे हम वो खेल रहे थे कंचे वगैरह, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आपके लिए वो उसको पॉइंट आउट करना मुश्किल हो जाएगा। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ कि नहीं आशी? यस मैम। स्क्वायर याद रखना, इट इज नॉट सिंपल डिस्टेंस। पृथ्वी, ये स्क्वायर वर्ड जरूर याद रखना, दिस वन, ओके, इट इज स्क्वायर। यस हाँ, मतलब हमने क्या होता है हमारे दिमाग में रह जाता है डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, इट इज नॉट द डिस्टेंस, इट इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर सपोज करो मैंने डिस्टेंस को फोर्स को मैंने डबल कर दिया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल डबल या हाफ? हम चलो डिस्टेंस को हाफ कर, डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया, डबल। नहीं नहीं, हाफ अगर हमने डिस्टेंस को कर दिया तो फोर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मैम फोर्स अप्लाइड या किस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट लग रहा है? फोर्स ये जो नहीं बेटा, अप्लाइड इस केस में कुछ भी नहीं होगा, इसमें वो ऑब्जेक्ट्स ही एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड दिस इज व्हाट वी आर स्टडीइंग, ओके। तो वो 4 टाइम्स हो जाएगी। अब देखो इसको अगर हम कंबाइन करें, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अब इस साइन को हम हटा देते हैं, ठीक है। इस साइन की जगह वी विल यूज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी व्हिच इज f इज इक्वल टू g, कैपिटल G, m1 m2 ओवर d स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब दिस g इज योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इन शॉर्ट हम इसको 9.8। no, that is force acceleration due to gravity.
ये याद रखना बेटा, वो स्मॉल जी है, इसलिए मैंने बोला बेटा कैपिटल जी। ओके, तो ये जो जी है हम इसको इन शॉर्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट। के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट का यूटिलाइज कर रहे हैं। अब पहले हम इसकी एसआई यूनिट को फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें बेटा हमारे पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज प्रेजेंट है? हु विल टेल मी? एक तो है फोर्स, मास, और क्या है? डिस्टेंस। ओके, अब एसआई यूनिट ऑफ फोर्स कौन बता रहा है मुझे? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। न्यूटन। अरे वेरी गुड, आज तो कृष्णा छाए हुए हो। यस, मास की एसआई यूनिट पार्थ। यस पार्थ बेटा। मीटर पर केजी। सेकंड। नहीं, मास बेटा, मास केजी। केजी। ओके पार्थ, टेल मी वन थिंग, m1 जो है वो भी मास है, m2 जो है वो भी मास है, तो मैं यहाँ पे 2 बारी केजी लिख दूं, है ना? राइट? नो मैम। वाई? नो मैम। वाई? अरे अरे मानो, रुको 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 रुको। यस मैम। हाँ, अब आप एक मुझे बात बताओ, आप वेजिटेबल मार्केट गए, ठीक है, आपने वहां से वेजीज खरीदी, ओके, पोटैटो लिए, अनियन लिए, उसके बाद जब आप घर आ रहे हो आपका दिल किया चलो मेजर करके देखता हूँ कितना वेट उठा के आया हूँ, तो क्या वो ये कहेगा यार आज तो सिर्फ आलू का ही वेट बताऊंगा, अनियन का नहीं बताऊंगा? ऐसा कभी होगा? नहीं, वो वेट गिना जाएगा बेटा। सो हम 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उन दोनों का जो मास है दैट विल बी कैलकुलेटेड, और उसके लिए हमें ऐसा यूनिट ही लेनी पड़ेगी। ओके ओके, यस मैम। यस मैम। नाउ आशी। यस आशी बेटा, ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं? यस, मीटर। मीटर। अब मुझे पार्थ बताएगा। यस पार्थ, आई हैव रिटन डी स्क्वायर, तो क्या मैं यहाँ पे भी मीटर का स्क्वायर कर दूं? Yes, ma'am. M into N. यस मैम तो कहा, लेकिन दैट वाज नॉट अ कॉन्फिडेंट यस मैम, राइट? अब इसको यस मैम। यस मैम अब बनी नहीं, देखो हमने डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस कर दिया, इस वाले डिस्टेंस को भी हम मीटर में मेजर करेंगे और इसको भी मीटर में करेंगे, राइट? अब हमने फाइंड आउट तो करना था जी की एसआई यूनिट। मैम आप कहाँ चक्करों में पड़ गए, हमें सारी एसआई यूनिट्स रिवाइज करवा दी। अब जी की एसआई यूनिट कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा लीनियर इक्वेशंस की हेल्प ले लेते हैं। जी को हम वहीं पे रखेंगे। अब ये डी स्क्वायर जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो बेटा ये कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में जाएगा या डिनोमिनेटर में जाएगा? यस, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर। अरे न्यूमरेटर, आज कृष्णा तो यस। ओके पार्थ बेटा, नाउ टेल मी, ये जो मास है बेटा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे दे आर ऑन द न्यूमरेटर साइड, तो जब मैं इसे लेकर लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही हूँ यूजिंग द लॉज ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो ये कहाँ पे जाएंगे? डिनोमिनेटर में जाएंगे या न्यूमरेटर में आ जाएंगे? कैसे होगा ये? रिपीट करना कि वो मैंने क्वेश्चन, हाँ मैंने ये क्वेश्चन ये पूछा था, ये जो मासेस हैं, प्रोडक्ट ऑफ मासेस हैं आपके, ओरिजिनली ये राइट हैंड साइड पे हैं और ये न्यूमरेटर पे हैं, राइट? तो जब मैं इसे आई विल ब्रिंग दैट अमाउंट टू माय लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं इसे न्यूमरेटर में रखूं, डिनोमिनेटर में रखूं या रखूं ही नहीं, क्या करूं? अब मैंने लिख दिया है डिनोमिनेटर में। ओके, अब हम इसकी एसआई यूनिट्स यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब फोर्स की एसआई यूनिट क्या थी? न्यूटन। हमने डी स्क्वायर की यूनिट क्या लिखी है? न्यूटन पर किलोग्राम। मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी का स्क्वायर। तो अब जी की यूनिट क्या बनी? एसआई यूनिट है जी की, वो क्या है बेटा जी? इट इज यस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। यस, पर केजी स्क्वायर, राइट? अब याद रखोगे, अभी हमने सिर्फ एसआई यूनिट, यस मैम। यस मैम। अभी हमने सिर्फ एसआई यूनिट कैलकुलेट की, अभी हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की। एसआई यूनिट याद हो गई, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला याद हो गया। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड।